हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जुलाई टेस्ट हो चुका है 2020 का। और इस वीडियो में बेटा हम लोग जुलाई टेस्ट 2020 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर क्या था, हमारे पास 15 क्वेश्चंस थे बेटा, जिसमें दो पार्ट दिए गए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए का पहला जो हमारा है, इसका जो क्वेश्चन पहला है उसका हम डिस्कशन करेंगे। सेक्शन ए में जो पहला दिया हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2√3 इज यानी सीकेंट इनवर्स 2/√3 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये बेटा 1 मार्क्स का था हमारे पास। तो इसका हमारा सॉल्यूशन ये है कि हमने क्या किया, हमने एक सीकेंट इनवर्स 2/√3 को पुट किया थीटा। इसको जब हमने थीटा पुट करा तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2√3। ठीक है। तो और हमने ये लिया है कि थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई तक, वो तो हम लोग को मालूम है। ठीक। और एक्सेप्ट हम करते हैं π/2। जब हमने सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 लिखा तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू, थीटा को हम क्या पुट करें, जो हमारे पास आंसर आए 2/√3। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने थीटा की वैल्यू भर दी π/6, क्योंकि π/6 अगर हम थीटा की वैल्यू भरते हैं तो हमारे पास सीकेंट π/6 की वैल्यू आ जाती है 2/√3। तो इसी के साथ बेटा हमें वैल्यू मिल गई थीटा की, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक। वो क्या है, सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास π/6, और π/6 इसका क्या था, आंसर था। ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। ये हमने बताना था कि जो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x है, इसकी वैल्यू हमारे पास π/4 होती है या नहीं होती। ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना था बेटा। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम ज़रा। बेटा हम लोग को मालूम है, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारे पास π/2। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। और x किसको बिलोंग करता है बेटा, -1,1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है। इसलिए जो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x है, उसकी वैल्यू π/4 तो है गलत, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास π/2। हमें सबको मालूम है ये, इसके बारे में, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या आया, आंसर इज फॉल्स। ठीक है बेटा। ओके, अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है, पूछता है कि कंस्ट्रक्ट अ 2:2 मैट्रिक्स। एक हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, बनाना है 2:2 का, जिसमें हमें ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ, ये तो हमारे पास फॉर्म है लिखने वाली, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, 2/2 का मैट्रिक्स हमें बनाना। ठीक है बेटा, चलो इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। लेट A इज इक्वल टू AIJ। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2:2 है। तो वेयर AIJ हमें दिया हुआ है बेटा, गिवन है I + 2J की होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। तो बेटा अगर हम लोगों ने एक 2/2 का मैट्रिक्स है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ये है हमारे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स। देखिए ज़रा, अगर हम किसी भी 2/2 की मैट्रिक्स को लिखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 रोज है और हमारे पास है 2 कॉलम्स। ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हम लोगों को मालूम है कि हमने करना क्या है, हमारे पास 2:2 मीन टू से हमारे पास 2 रोज है, 2 रोज है, एंड हमारे पास क्या है, 2 कॉलम्स है। अब हमने इनको बनाना है कि इनकी वैल्यू क्या कुछ आएगी। तो हमने A11, जिसमें पहली रो और पहला कॉलम है, उसमें I को 1 भरा और J को 1 भरा। जब हम I और J को 1 भरते हैं तो हमारे पास आता है 9/2। क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, हमने सेकंड एलिमेंट निकालना है, जिसमें हमारे पास I है 1 और J है हमारे पास 2। ठीक है बेटा। तो जब हम I को 1 भरेंगे और J को भरेंगे 2,
तो हमारे पास क्या आएगा 25/2। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, उसके नेक्स्ट वाला निकालेंगे, तो हमारे पास A11, A12, A21, A22 की हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी और हम इन वैल्यूज़ को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे जो कि हमारे पास है 2/2 का एक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। एंड नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एलिमेंट 0 और 2 इज। बेटा अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं। हमारे पास 3:3 के कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स की एंट्री है वो या तो 2 है या तो 0 है या फिर हमारे पास 2 है। इसके बारे में हमने बताना। चलो इसके बारे में देखते हैं बेटा हम ज़रा। हमारे पास है, एक मिनट बेटा, ओके जी। हमारे पास है कि हमने लिया लेट अ बी द मैट्रिक्स ऑफ 3:3। तो अगर ये 3:3 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो बेटा उसके 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे बेटा हमारे पास 9 होंगे। और हर एलिमेंट्स में हर एलिमेंट को हमने या तो 0 भरना है या हमने 2 भरना है। तो ईच आइटम कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो 2 तरीकों से बेटा हम लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम सभी को इसको भी 2 तरीकों से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीकों से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीकों से भर सकते हैं, यानी हमारे पास जो 9 एलिमेंट्स हैं हम उनको 2 वेज के साथ भर सकते हैं। इसीलिए पहले एलिमेंट को 2 वेज के साथ भर सकते हैं, सेकंड को 2 वेज के साथ भर सकते हैं, थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे 9th को हम लोग 2 वेज के साथ भर सकते हैं। यानी हमारे पास 9 टाइम्स क्या आ गया कि हमारे पास एलिमेंट्स है 2। ठीक है, और 2 वेज के साथ हम 9 एलिमेंट्स को हम लोगों ने भरना है। तो हमारे पास आंसर क्या है 512। ठीक है बेटा। इसके बाद चलो हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ में हम लोगों ने क्या निकालना है, इफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4:4 एंड ए का डिटर्मिनेंट हमें इज इक्वल टू 7 दे रखा है और हमने बताना है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। यानी हमें एक मैट्रिक्स दे दिया जिसका ऑर्डर है 4/4 इंटू से 4 उसमें रोज है, 4 उसमें कॉलम्स है। ठीक है, उसमें हमने निकालना है ए डिटर्मिनेंट को हमें दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और हमने निकालना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो बेटा इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। चलो बताता हूँ क्या क्या है इसमें। जो हमारा 5th क्वेश्चन है, हमने क्या किया, इफ़ अ इज़ एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमें मालूम है कि अगर ए है एक हमारे पास इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर n का, तो उसमें एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। यानी अगर हम लोगों को एक n ऑर्डर का हमारे पास इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और अगर हमने उसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। वैसे ही अगर हमारे पास वी हैव ऑर्डर 4:4 तो एडजॉइंट ए का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या आएगा, जो ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 है, n हमें 4 दिया हुआ है तो 4-1 बेटा 3 आ गया। ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 आ गई। ए डिटर्मिनेंट हमें 7 दिया हुआ है तो 7 की पावर क्यूब इज इक्वल टू कितना गया। ओके बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोगों ने। हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें 3/3 का हमें स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास एक पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बेटा तब भी हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, उसको हमने सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो इसके बारे में देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है बेटा, उसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है, का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। उसमें हमारे पास 3 रोज़ है और हमारे पास 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो ज़रा, बिल्कुल इजी है बेटा। हमने क्या किया, हमने पहली रो और पहला कॉलम उठाया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इसके बाद
अकॉर्डिंग टू पहली रो और पहला कॉलम। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा 13, 14, 14, 15। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, एक मिनट ज़रा। ठीक, तो इसका डिटरमिनेंट खोलेंगे, हम लोग एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास हम फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको हम कैसे करेंगे, अब उसके बाद क्या किया हमने, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम करा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे -12 आ गया हमारे पास, और हमारे पास एंट्रीज बटी 12, 14, 13, 15। ठीक है बेटा, उसी तरह से हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हिसाब से 13 लिया। तो हमारे पास बचा क्या, 12, 13, 13, 14। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद फिर हम इसको आगे फिर एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम क्या कहते हैं बेटा, अगर हमारे पास 2:2 का मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालता है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखो 13 को 15 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन, 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद -12 इसमें आया हमारे पास, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे माइनस, और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आगे हमारे पास प्लस का साइन आ गया, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने इसको हम आगे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका जो हमारा आंसर था वो बन रहा था 0। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा हम लोग। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ एक डिटरमिनेंट दे रखा है इज इक्वल टू एक सेकंड डिटरमिनेंट दे रखा है, और हमें पूछा गया है देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमें क्या दे रखा है, हमें दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं। ये दो डिटरमिनेंट इक्वल कब होंगे और उसकी वैल्यू निकाल, जब इक्वल होंगे उसके लिए कब इक्वल होंगे, जब हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बेटा हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देखिए सर हम लोग क्या करते हैं। ओके, तो हमारे पास है, एक मिनट ज़रा। ओके, हम करते हैं एक्स की वैल्यू। हमने क्या किया, हमारे पास दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं जिसमें दो एंट्रीज एक्स और एक्स दे रखी है, ये हमने फाइंड करना। हम लोग को मालूम है, जैसे हम लोग इसका डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, हम एक्सपैंड उसको आराम से वैसे ही करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने लिख दिया। इज इक्वल टू का साइन आएगा, इसका डिटरमिनेंट फिर एक्सपैंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन बीच में आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या किया, एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आ गया, 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आया, इज इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आया, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आया, 36 माइनस 36 ये हमारे पास 0 हो गया, एक्स स्क्वायर -156 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 156। यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो बेटा एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, तो एक्स की बेटा टू वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, और जो इधर है वो उसकी पावर 1/2 बन जाती है, यानी उसका अंडर द रूट हम ले लेंगे। तो इतना सफिशिएंट है, एक्स को लिख दो +1 ± 1/56, ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, चलो। And now the next question is question number 8. If area of triangle is 4 square units with vertices, बेटा हमें 3 vertices दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास उसके 3 पॉइंट्स होने चाहिए, 3 vertices होने चाहिए, तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। और जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी बेटा उसका हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दे तो रखे हैं, पर उसमें से पॉइंट्स में से एक की एंट्री मिसिंग है। तो एंट्री हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करने की के की वैल्यू क्या होगी, और हमें उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स दे दिया। चलो देखते हैं ज़रा कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास बेटा 4 स्क्वायर यूनिट्स है यहाँ पे, ठीक। एंड वर्टिसेस हमें दिए हैं K0, 40, 02।
वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, अगर बेटा हम लोगों को मालूम है, अगर हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। जब हम लोगों को 3 वर्टिसेस दे रखे हैं तो पहले वर्टिसेस की एंट्री लिखेंगे, दूसरे वर्टिसेस की एंट्री और तीसरे वर्टिसेस की एंट्री हम लोग लिख देंगे, और जो थर्ड कॉलम है अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट वो हम लिखेंगे कॉलम को 1 1 और 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का इन डिटर्मिनेंट्स के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने लिखा ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। पहले एंट्री क्या 0 थी, दूसरी 4 0, तीसरी 0 2 और ये 1 1। अब इसको एक्सपैंड करेंगे और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा ±4। जब भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करेंगे तो हम, अगर हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है तो हम उसको ±2 एंट्रीज के साथ हम लोग इसको लेके चलेंगे। एक हम लोग प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड करना शुरू किया। एक्सपैंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1/2 ये डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपैंड करना है, खोलना है इसको। तो खोलने के लिए पहले हमने के उठाया, के के लिए पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया। तो हमारे पास किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 0 1 2 1 का, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर माइनस, फिर ये रो ये कॉलम 0 के अकॉर्डिंग करना है, ये रो गई, ये हमारे पास कॉलम क्या बचा, क्या 4 0 1 1 4 0 1 1 वो हमने लिख दिया। प्लस आया हमारे पास 4, तो ये एंट्री गई 4 2 0 0, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या है 4 है। ये लिखने के बाद हमारे पास क्या आया, इसको जब सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास प्लस माइनस में था, क्योंकि जब भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे हमें 4 स्क्वायर यूनिट दिया होगा, जब हम उसको इक्वल लेंगे उसकी वैल्यू, तो एक प्लस में लेंगे एक माइनस में लेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगे इसके लिए। ओके जी, तो क्या आया हमारे पास, जब हमने +8 लेके किया तो हमारे पास आंसर के की वैल्यू 0 आई। जब हमने -8 लेके किया तो हमारे पास आंसर आया 8। तो इसके बेटा हमारे पास जो 2 आंसर आ गए हैं, एक है 0 और है 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4x + 5 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हमें दिया हुआ है। एक दिया है x + y ≤ 4, एक दिया है x > 0, एक दिया है y > 0। यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हमें जो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखे हैं उसके हिसाब से। तो बेटा मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब आप इसको लिखते हो थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा करो, प्रॉपर तरीके से। वो लिखने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ। देखो बेटा, हमें z को मैक्सिमम करना है, वो दिया हमें 4x + 5y। इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और हमें सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, इस अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं x + y <= 4, x > 0, y > 0। ठीक है, ये तो वैसे हमारे पास एक एक नंबर के हैं, मल्टीपल चॉइस MCQ आएंगे इसके हमारे पास, पर हम इसको आपको डिस्कशन के थ्रू सोल्व करना बता रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे कर सकते हो। वैसे तो हमें सिर्फ 1 जब हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें जस्ट आंसर टिक करना होता है हमें। पर ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इनक्वालिटीज़ लिखते हैं, जो हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं बेटा उनको एज इनक्वालिटीज़ लिखते हैं, क्योंकि सारी की सारी इनक्वालिटीज़ है। ओके, तो हमें क्या करा, सेकंड में हम लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग लाइन। इसको हम कोरस्पॉन्डिंग लाइन लिखेंगे इक्वल टू, जहाँ पे इनक्वालिटी वहाँ पे हम सभी के सभी इक्वल्स टू लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे पोजीशन ऑफ लाइन, लाइन की पोजीशन, जो ये लाइन है इसकी पोजीशन क्या बन रही है। ठीक है, और उसके बाद हम रीजन, जो हमने रीजन दिखाना है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पोजीशन ऑफ लाइन में करा कि लाइन पासिंग थ्रू, जो ये वाली लाइन है किस में से पास करते हैं। देखो बेटा, पहले हमने x को भरा 0, जब x को हम 0 भरते हैं, यहाँ पे भरते हैं x को, जब हम 0 भरते हैं तो y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद जब हमने y को 0 भरा, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमने ये 2 पॉइंट्स निकाल लिए कि जो ये वाली लाइन है इन 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है। ठीक है, तो रीजन 0 0 कंटेन का मतलब है
कि 0 0 कंटेन का बताता हूँ, मतलब क्या रीज़न। देखो x को हम 0 भरते हैं, y को हम 0 भरते हैं। यहाँ से क्या बना हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 4। अगर बेटा ये हमारे पास ट्रू है, 0 0 पॉइंट हमने भरा और वो आ गया ट्रू, मतलब ये जो लाइन है वो 0 0 को कंटेन करेगी, यानी 0 0 की तरफ ये बढ़ेगा। ये हमारे पास 0 0 है ना, अगर ये हमारे पास लाइन है तो मैं बताता हूँ आगे इसके बारे में। पहले आप एक बार ज़रा लिख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन x इज इक्वल टू 0 आ गई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसकी कोरस्पॉन्डिंग लाइन आई हमारे पास y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, पोजीशन ऑफ लाइन, इस लाइन की पोजीशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है हमारे पास y एक्सिस इटसेल्फ होती है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है हमारे पास x एक्सिस इटसेल्फ, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस होती है, हमारे पास y एक्सिस। मैं बताता हूँ इसके बारे में। ओके जी, जब x ग्रेटर देन 0 है तो उसको लिखेंगे राइट टू द लाइन, x 0 से बड़ा है, ये भी बताता हूँ मैं, एक बार लिखो जरा राइट टू द लाइन। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लिखेंगे अबव द लाइन, ये बताता हूँ क्यों लिखते हैं। देखो बेटा जरा, हमारे पास ये y एक्सिस है, ये हमारे पास एक x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। वही हमने लिखा, अगर x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो y एक्सिस इटसेल्फ आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये ही क्या होती है हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, इसलिए हमने लिखा y एक्सिस 0। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है, 0 या 0 से बड़ी है, इधर जाएगा तो इस लाइन के राइट साइड जा रहा है, इसलिए हमने लिखा राइट टू द लाइन। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 0 की, और जो y इज इक्वल टू 0 तो वो इटसेल्फ x एक्सिस होती है, ये क्या होती है x एक्सिस इटसेल्फ होती है, इसलिए हमने क्या लिखा है, हमने अबव द लाइन। ये क्यों लिखा, देखो y तो उधर को जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 इससे ऊपर जाएगा, तो मतलब इस लाइन के ऊपर हो गए, इसलिए हम लिख दे अबव द लाइन। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद 0 0 कंटेनिंग की बात करते हैं। 0 0 कंटेनिंग में क्या आएगा कि जो ये लाइन है वो 0 की तरफ कंटेन कर रही है, 0 को कंटेन कर रही है, 0 की तरफ जा रही है। ये हमारे पास क्या है, 0 0 पॉइंट है, तो यहाँ से जो हमारे पास ये लाइन बनती है तो हम किधर जाएंगे बेटा, 0 0 की तरफ जाएंगे। हमें ये क्लोज्ड रीजन बनाना होता है। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये वाली लाइन लेस देन इक्वल टू 4 लिखते हैं तो इधर जाएंगे, इक्वल टू 4 लिखते हैं तो हमारे पास ये लाइन हो गई। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास देखो x एक्सिस से इधर जाएंगे, y एक्सिस से 0 कंटेन करेगा, सॉरी इस लाइन से 0 कंटेन करेगा, x एक्सिस से राइट साइड जाएंगे और y एक्सिस से अबव जाएंगे, तो हमारे पास जो रीजन है, क्या रीजन बना, ये इसके 3 पॉइंट बन गए, इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट बने, एक तो बना है 0 0, एक बना है 0 4, एक बना है 4 0। ठीक है, तो हमें z इज इक्वल टू 4x प्लस 5y करना है। तो हमारे पास क्या है, जब हमने 0 0 भरा, x को भरा 0, y को भरा 4, तो हमारे पास 20 आ गया। x को भरा 4 और y की वैल्यू पुट करी 0, तो हमारे पास 16 आ गया। और x और y को अगर हम 0 0 पुट कर दे तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0। तो इसमें इन तीनों में से कॉर्नर, इन 3 पॉइंट्स के कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 20। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 20। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, इन सम LPP व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। बेटा हमने जस्ट इसका नाम बताना है कि इस फंक्शन का नाम क्या होता है और कुछ नहीं बताना। तो हम पहले वाले में भी कर चुके हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते थे। इसका आंसर क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बस इतना सा करना है ये। ठीक है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये इतना होता है, बस इसका आंसर आपको 1 नंबर मिल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, इनके बारे में ज़रा हम लोग देख लेते हैं 5 क्वेश्चन में क्या आएगा क्या नहीं। हमें दिया है प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 63/16। हमने ये निकालना है कि भाई साइन इनवर्स की वैल्यू प्लस कोस इनवर्स इज इक्वल होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 63/16, ये निकालना। देखो कैसे निकालते हैं, 1 मिनट देखते ज़रा। बेटा हमें साइन इनवर्स दे रखा था और हमें दे रखा था कोस इनवर्स। तो लेट साइन इनवर्स हमें 5/13 दिया था, उसको हमने मान लिया, पुट कर लिया, वैल्यू इज इक्वल टू थीटा के इक्वल कर लिया। और एक कोस इनवर्स 3/5 दे रखा था, उसको हमने इज इक्वल टू 5 पुट कर लिया। ठीक है, तो हमें मालूम है हमने क्या करना है, टेंजेंट थीटा हमें मालूम है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो ज़रा इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट ज़रा। जो साइन थीटा की वैल्यू होगी 5/13 और एंड
कॉस फाई की वैल्यू आ गई 3/4, ये आ गई। ठीक है बेटा, ओके जी। तो हम टेंजेंट थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, हमारे पास कोस थीटा कोस फाई की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि साइन, ये लिया हमने साइन, और थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, साइन इनवर्स 5/13। ठीक, ओके जी, ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13, इतना हो गया, क्लियर है। अब हम लोगों को मालूम है, क्या मालूम है बेटा, हम लोगों को ये मालूम है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/13। काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कोस साइन इनवर्स 5/13। ठीक है बेटा, ओके। अब आगे चलते हैं। हमें मालूम है कि साइन इनवर्स 5/13 थीटा था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 लिख सकते हैं। तो बेटा अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, इसके ऊपर हमने करना क्या, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, और हम लोगों को ये मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, अच्छा जी, और ये हमने ले लिया थीटा। थीटा के सामने वाला हमारे पास क्या होता है, ये इसके ऑपोजिट जो होता है ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। क्या होता है ये, परपेंडिकुलर। और इसके सामने वाला हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास ये बेस होती है इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास 13 दे रखा है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 स्क्वायर का होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास बेस की वैल्यू हो जाएगी 12 आ गई। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हमारे पास बेस हमने निकाल लिया, तो हमारे पास कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 12/13। ये थीटा को की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो थीटा की वैल्यू थी वो थी हमारे पास साइन इनवर्स 5/13। जो साइन इनवर्स 5/13 है उसकी वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 12/13। तो यहाँ पे हमने क्या करा, साइन इनवर्स 5/13 की जगह पे हमने लिख दिया कोस इनवर्स 12/13। तो अब हमें मालूम है इसको हम लिख सकते हैं आसानी से 12/13। तो हमारे पास क्या हुआ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/12। इतना क्लियर है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या आया, 5/12 आ गया है। अब हम लोग करते हैं टेंजेंट फाई की तरफ चलते हैं। टेंजेंट फाई को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, साइन फाई अपॉन कोस फाई। वैसे ही तो वैसे हम लोग यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट करते हैं। फाई की वैल्यू पुट करने के बाद फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसको तो हम लोग सीधा लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, और इसके ऊपर जो हमारे पास कोस 3/5 है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोस है ना, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, वही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले फाई इज इक्वल टू 5 लिया, कोस फाई की वैल्यू आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहाँ से हमने कोस इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकाल दी, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है बेटा, तो हमारे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। अब इसके बाद आगे क्या है, आगे देखते हैं ज़रा। हमने क्या किया, नाउ अब हम लोग लेते हैं कि टेंजेंट थीटा प्लस फाई, जो टेंजेंट हमें किस किस की वैल्यू मिली, हमें मिली टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिली, हमें मिली टेंजेंट फाई की वैल्यू मिली। तो टेंजेंट थीटा प्लस फाई क्या लिया हम लोगों ने, टेंजेंट थीटा प्लस, ये हमारे पास फॉर्मूला टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम है, टेंजेंट फाई की वैल्यू भी मालूम है, तो हमने वो वैल्यूज पुट करी और हमारे पास क्या आ गया, 63/16। तो हमने क्या लिखा, टेंजेंट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 63/16। तो थीटा प्लस जो फाई है उसको लिख सकते हैं हम लोग टेंजेंट इनवर्स 63/16, और थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है साइन इनवर्स 5/13, फाई की वैल्यू होती है कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। ये हमने प्रूव करना था, हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बेटा क्या होगा 12th में।
यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 माइनस 6 1 माइनस 2। तो हम लोगों ने क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेटा दो तरह के होते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हो जब आप तैयारी कर रहे थे इसकी, जब हमने सीखा था इसके बारे में। एक तो होता है हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। दो तरीके से करते हैं। जब आपको दे दिया कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तो या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। दोनों को इकट्ठे नहीं लगाओगे, या तो आप रो के थ्रू करोगे या फिर आप उसको कॉलम के थ्रू करोगे। ओके ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास क्या, देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने करना है, हमने क्या किया। हाँ जी बेटा, हम कर रहे थे कि 12th क्वेश्चन था हमारे पास कि वी नो दैट ए इज़ इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी ए। बेटा जब भी हमें इनवर्ट्स फाइंड करना होता है उसका प्रोसीजर देख लो, हमें मालूम है वैसे तो, पर देख लो ज़रा क्या होता है, क्या क्या करते हैं उसके लिए। अगर हम लोगों ने, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, हमने उसका इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी ए लिखेंगे, और जो ये वाला ए है इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास ए इनवर्स बन जाएगा। दोबारा से फिर सुनो कि अगर हमें इनवर्स ऑफ ए निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, इस ए को हम लोग इस ए के ऊपर और इस आइडेंटिटी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और उनको लगाते ही इसको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे और इसको ऑटोमेटिकली ये ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी बनता है तो ये हमारे पास ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखो ज़रा। अगर हमने इसको आई, ए को हमने आई बना दिया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और वो जो आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिक ए इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि तो दोनों इक्वल है ना। ए इन्वर्स कितना होगा हमारे पास, आइडेंटिटी। तो देखो ज़रा बेटा क्या करेंगे हम लोगों ने क्या करना है, जो ये ए है इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, इसका A11 और जो A22 है उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी जो एंट्रीज आएंगी उसको हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देखो जो A11 है और ये A22 है, इन दोनों को तो हमने 1 में 1 1 लेके आना है इनकी प्लेस के ऊपर, और इन दोनों को हमने -6 और 1 को हमने 0 बनाना। देखो कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा। देखो लिखने का तरीका क्या है, लिखना हमने R1 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना R1 को। देखो R1 हमारे पास ये है और इसकी R1 ये है, इन दोनों के ऊपर हमारे पास क्या लगेगा, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं अभी तो, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। हमने क्या किया, 2 से जब हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई इसको किया, 1/2 से मल्टीप्लाई इसको किया, जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बनेगा, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 बनेगा। तो हमने क्या लिखा, 1 -3, और जो नीचे वाली रो है वो उसको एज इट इज़ लिख दिया। इसमें भी हमने क्या किया, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1/2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, अगर 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो नीचे वाली जो हमारे पास रो एज इट इज़ लगा दी। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें A11 था वो क्या बनाना था, हमने 1 बना दिया, ये बन गया, पहले ही बन चुका है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास पहले ही बन चुका है। अब हमने जो -2 है इसकी प्लेस के ऊपर 1 बनाना, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो अगर मैंने अब R2 को लिखना है, कैसे लिखूँगा, R2 को हम लिखेंगे, अगर मैं R2 में से -R1 कर दूँ, तो हमने क्या किया, जो ये हमारे पास R2 है इसको माइनस करा R1 में, सॉरी ये वाला है, R2 को हमने R2 की जगह पे हमने लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, R2 को माइनस करना R1 में, यानी 1 - 1 हो गया, -2 माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास -2 + 3 बनेगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया यहाँ पे। ऐसे इधर करना है हमने, 0 - 1/2 -1/2 0, सॉरी 0 - 1/2 -1/2 1 - 0 1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ऐसे चलता जाएगा आगे। तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे इस एंट्री पे भी हम 1 ले आए, इस एंट्री पे भी 1 ले आए। अब हमने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने 0 करना होता है, यानी इसको भी हम लोग 0 करेंगे। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, वही हमने करा।
R2 को 3 से मल्टीप्लाई करा और R1 ने ऐड करा। जब हमने इसको करा तो हमारे पास क्या बन गया, R2 को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 करेगा, इसमें ऐड करेंगे 1 आएगा, सॉरी 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे 1 आएगा। ठीक, क्लियर है। और अब क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आया, -3 + 3 कितना आ गया, ये 0 बन गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम इधर करेंगे। तो करने के बाद इधर हमने आइडेंटिटी बना लिया है। जब हमने इधर आइडेंटिटी बनाया तो हमारे पास A इन्वर्स इज इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास, जब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बनाया तो ऑटोमेटिक क्या बन गया, A इन्वर्स बन गया। और A इन्वर्स हमने फाइंड करना था, A इन्वर्स हमारे पास क्या है, -1 -1/2 3 1, बस इतना सा करना आप लोगों ने। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का करना था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास कि एक्सप्रेस हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स रखा है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले आप ज़रा ध्यान दो कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो कि हमें क्या करना है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसको हमने सम में लिखना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म भी निकाल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी निकाल देते हैं, पर उसके सम में नहीं लिखते, जिससे उसके नंबर कट जाते हैं, मार्क्स कट हो जाते हैं। तो वो देखो ज़रा क्या है, देखो हमारे पास ए दे दिया, हमें ए का ट्रांसपोर्ट लिया। जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, जो ये रो होती है उसको हम एज कॉलम में लिख देते हैं। इस रो को कॉलम में लिखा, इस रो को इस कॉलम में लिखा, इस रो को इस कॉलम में लिखा। क्लियर है बेटा। फिर हम क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश करते हैं। ए प्लस ए तो हमारे पास ये है, ए डैश हमारे पास ये है, इसको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद करते हैं उसका हाफ। ठीक है, तो हाफ करते हैं जब लोग ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट का, तो हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कैसे होता है ज़रा ये देख लो ज़रा। अगर मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज करता हूँ, सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, तो ये क्या बना मेरे पास, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमें मालूम है ए का ट्रांसपोज एज इट इज़ और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए होता है। यानी कहने का मतलब है अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास वही आ जाता है। इसीलिए ये क्या है बेटा, हमारे पास सिमेट्रिक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्या है बेटा, ये हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करें, इसको सोल्व करो आगे। तो अब फिर उसका हाफ करेंगे और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा क्यों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए माइनस जो ए का ट्रांसपोज का है ये बन गया हमारे पास ये तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में तो आप लोग जानते हो ना। अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, अगर वही आ जाए ट्रांसपोज करने से, अगर हम किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं अगर वही चीज़ एज इट इज़ आ जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर हम लोग किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वही चीज़ माइनस में आ जाए तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। और ज़रा देखो, ए को हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग सिमेट्रिक लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक लिखो, इसको ऐड करो, आपके पास ए ही आ जाएगा। ये बेटा ज़रूर लिखना होता है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने एलपीपी करनी है। हमने क्वेश्चन 9 में सॉल्व करना बताया था, एलपीपी कैसे सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे एलपीपी कैसे सॉल्व करनी है। हम लोगों को एक मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, दूसरा दे रखा है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 19। फिर उसके बाद x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो हमने इसको प्रॉपर सोल्व करना है। प्रॉपर सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले है हमारे पास वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन z मैक्सिमम करना है हमने 4x प्लस
वाई, ठीक है। और हमें सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखे हैं एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड दे रखा है हमें 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 19, फोर्थ थर्ड दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमारे पास एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है बेटा एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ हमें पांचों की पांचों इनक्वालिटीज़ लिख दी हैं। उसके बाद बेटा हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग लाइन लिखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या करते हैं, जो इनक्वालिटी होती है उसको हम लोग इस इक्वल टू में लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग पोजीशन ऑफ लाइन और रीजन लिखते हैं। पोजीशन ऑफ लाइन और रीजन के बारे में देख लो क्या दिया है। पोजीशन ऑफ लाइन, एक्स को हमने जब 0 भरा, वाई हमारे पास 15 आ गया, वाई को जब हम लोग 0 भरेंगे तो एक्स हमारे पास 50 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये वाली लाइन है वो किस में से पास करती है, इन 2 पॉइंट्स में से पास करती है। उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास सेकंड लाइन में, अगर हम एक्स को 0 भरते हैं तो वाई 19 आ जाता है, और अगर वाई को 0 भरते हैं एक्स हमारे पास 30 आ जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, वाई एक्सिस इटसेल्फ होती है, वाई इज इक्वल टू 0 होता है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ होती है। उसके बाद हम लोग इसके रीजन के बारे में बात करेंगे। रीजन क्या दे रखा है हम लोग को, रीजन दे रखा है बेटा 0 0 कंटेनिंग। 0 0 कंटेनिंग का मतलब क्या होता है, अगर बेटा यहाँ पे मैं 0 भरता हूँ एक्स को और वाई को 0 भरता हूँ तो ये क्या है हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 15, यानी 15 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब ये ट्रू है, इसलिए ये 0 0 की तरफ कंटेन करेगा। ऐसे हम यहाँ पे फिर से 0 0 भरेंगे, ये हमारे पास है 0 लेस देन इक्वल टू 19, यानी 19 बड़ा होता है, 90 बड़ा होता है 0 से, तो ये भी क्या हो गया 0 0 कंटेन आ गया। एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर मैं यहाँ पे 0 भरता हूँ, सॉरी यहाँ पे 0 भरता हूँ, 0 बड़ा होता है 10 से, नहीं, तो ये 0 0 नोट कंटेनिंग लिखते हो यहाँ पे, 0 0 नॉट कंटेनिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। 0 0 की तरफ कंटेन नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब है कि 10 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ये, ठीक है। जो x की वैल्यू है वो 10 या 10 से 10 या 10 से बड़ी होनी चाहिए। और ये आया हमारे पास राइट टू द लाइन, ये आ गया अबव टू द लाइन, ये हम लोगों ने पहले कर ही लिया 9 क्वेश्चन के अंदर। तो चलो इसके बाद देखते हैं ज़रा क्या है। इसके बाद है बेटा हमारे पास ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाना हम लोगों ने x की वैल्यू भरनी है हम लोगों ने 0 50 50 0 0 50 50 0, और इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को आपस में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। 0 0 कंटेन कर रहा है, यानी 0 0 हमारे पास ये है, 0 0 की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड पॉइंट था, हमारे पास सेकंड लाइन के जो पॉइंट थे वो 0 19 और 30 0 थे। तो हमने क्या किया, 0 19 और 30 0 लिया, ये लाइन को ज्वाइन करा, तो हमारे पास ये क्या था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये भी 0 0 कंटेन था, यानी ये भी किसकी तरफ आएगा, 0 0 की तरफ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, x इज इक्वल टू 10 था, वो 10 या 10 से ज़्यादा था, यानी राइट इधर जा रहा था ना, ये ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से राइट में, और x भी राइट में था और y भी अबव था। जो हमारा रीजन आया था वो हमारा ये आ गया, ठीक है। इसमें पॉइंट्स देखो कौन कौन से बने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में तो हम जानते हैं 10 0 और 30 0 के बारे में, और एक पॉइंट ये बना है, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, जो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है। इन दोनों को जब तुम लोग सोल्व करोगे ना तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 20 और y की वैल्यू आएगी 30, ठीक है। अब इसकी बात करनी है, जब इन दोनों लाइन को, जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और सेकंड वाली है x इज इक्वल टू 10। जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को कौन सा पॉइंट मिलेगा, 10 40, x की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू की 40। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इन कॉर्नर पॉइंट्स को जो हमें वैल्यू दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा था उसके अंदर पुट करेंगे, जब पुट किया तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 120 आ गई, यानी कि कहने का मतलब है 30,0 की जगह पे हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हम लोग को, हमें एक ए दे दिया मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स दे दिया, और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करना है,
और वो आएगा हमारे पास, और बी का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना हो, हमारे पास दोनों के आएंगे इक्वल आ जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया, हमें ए दे रखा, हमें बी दे रखा, ए का ट्रांसपोज करते हैं, बी का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में हम लोग को मालूम है कि जो हमारे पास रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, देखिए ये हमारे पास कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास रो, इसको कॉलम में लिख दिया। अब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना, हम लोगों को मल्टीप्लाई तो ए बी को करना आता ही है। ये क्या करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सेकंड में लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, थर्ड में लिखा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, 0 को -6 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -7 आ गया, 7 को -6 से -42 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 35 आ गया। ये हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स हमने कैसे बना, देखो बेटा, ए दे रखा हमारे पास 3/5 और बी दे रखा है 1/3। बेटा ये मल्टीप्लाई तब भी होंगे जब इसका कॉलम और इसकी रो दोनों इक्वल होंगे। जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक का कॉलम और दूसरे की रो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 3:3, यानी इसकी रो और इसका कॉलम हमारे पास उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो ए बी से जब हमने मल्टीप्लाई करा, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया, और ए बी का जो ट्रांसपोज है हमारे पास बना, ट्रांसपोज तो वही है ना कि रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सभी को करके हमने लिख दिया, उसको 1 मान लिया। हमारे पास बी का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि इसकी जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होनी चाहिए, और हमारे पास 3:3 का हमारे पास ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो गुड लक बेटा। हमारा सारा के सारे 15 क्वेश्चन डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।